हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अगेन वर्क पावर एनर्जी की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। टॉपिक आज का है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी। द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको काइनेटिक एनर्जी और आज पढ़ा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी के पीछे जो रीज़न होता है वो सिर्फ वेलोसिटी होता है। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, और वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। याद करें आप। बट पोटेंशियल एनर्जी के पीछे रीज़न कई होते हैं। रीज़न बॉडी का शेप चेंज होता है, रीज़न बॉडी का साइज चेंज होता है, रीज़न बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, रीज़न बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। कई सारे चेंजेस के कारण ये एनर्जी डेवलप होती है बेटा। काइनेटिक एनर्जी के पीछे सिर्फ रीजन है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। बट पोटेंशियल एनर्जी के पीछे शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के रीजंस होते हैं अलग अलग, तो इसलिए इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग। बहुत सारे टाइप होते हैं, हर चैप्टर में किसी ना किसी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा 11 से लेकर 12 तक। क्यों? क्योंकि रीजंस बहुत सारे होते हैं तो इसके टाइप भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। एक पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे शॉर्ट में हम GPE कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी एनर्जी होती है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में हम EPE कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वन बाय वन हम सबको स्टार्ट करते हैं, दोनों के पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है बताते हैं। पहली एनर्जी पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एनर्जी तभी होती है बॉडी के पास जब बॉडी की हाइट होती है। मैंने कहा था ना पोजीशन के कारण, तो हाइट जब पोजीशन के होगी, पोजीशन में जब हाइट लिया जाएगा तो हाइट के कारण ये एनर्जी होती है। याद रखना, ये एनर्जी उसी बॉडी के पास होती है बेटा जो बॉडी किसी हाइट पे होती है। इस बात को ध्यान से समझना। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर मान लो एक, जैसे आपको मैं ऐसे बताता हूं कि मान लो ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है। अब मान लो ये ग्राउंड है और ये h हाइट पे कुछ सरफेस है। तो अगर कोई बॉडी इस हाइट पे है तो उसके पास ये एनर्जी पाई जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है mgh। जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², इसका फॉर्मूला होता है बेटा mgh। याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मैं इसको हाईलाइट कर दूं, mgh। ये हाइट के कारण होती है। अगर हाइट है तभी है, अगर हाइट नहीं है तो ये एनर्जी नहीं है। जैसे मान लो अगर ये बॉडी यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाए बेटा, एकदम जमीन पे आ जाए, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर, याद रखना कहाँ पर, ग्राउंड पे पहुँचने के बाद इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। क्यों? अगर हाइट है, ग्राउंड से हाइट है, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, ये इसके पीछे सिर्फ रीजन हाइट है और कोई रीजन नहीं है। और हाइट खत्म तो ये एनर्जी खत्म। याद रखिएगा। इस एनर्जी को बात बता दूं, ये एनर्जी उसी बॉडी के पास पाई जाती है जो बॉडी ग्राउंड से कुछ हाइट पे होती है। अगर हाइट नहीं तो ये एनर्जी नहीं। रीजन इज क्लियर, 100% क्लियर। अब ये एनर्जी जब हमने फिनिश कर दिया, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आता तो 9th में पढ़ना था। जो 9th की चीजें उसकी डेरिवेशन रिपीट नहीं होती है 11th में। लेकिन हाँ, कोई नया टॉपिक अगर आएगा तब तो उसका डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ये तो आपको अच्छे से जानते हो। अब बेटा इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूं मैं, इसी पोटेंशियल एनर्जी का अगला टाइप। वो अगला टाइप है, इसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी वही है, ये भी मेरे बच्चों, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही टाइप है। दूसरा टाइप है। पहला आपने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे बहुत सारे लोग स्प्रिंग एनर्जी भी कहते हैं। इसे बहुत सारे लोग स्प्रिंग एनर्जी भी कहते हैं। मैं बताता हूं क्यों। ये एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है जरा सुनो, कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है या कोई इलास्टिक है, दोनों के साथ ये कहानी होती है। अगर आप मान लो किसी भी स्प्रिंग को अगर आप मान लो खींच देते हो, चल भाई तू चल, चल भाई तू चल, तू इलोंगेट हो जा, तुझे मैं खींच देता हूं, उसमें इलोंगेशन आ गया, इसमें इलोंगेशन आ गया। तब उस केस में या सुनो, या बोला जाता है चल भाई मैं तुझे कंप्रेस कर देता हूं, अंदर की तरफ दबा देता हूं, यानी कि या तो इलोंगेशन आ गया या कंप्रेशन आ गया बेटा। उस केस में उस स्प्रिंग के पास, उस इलास्टिक के पास ये एनर्जी आ जाती है। इसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ kx²। आपको मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा क्योंकि ये 9th में नहीं था, ये नया टॉपिक आया है। तो जो 9th में नहीं होता और नया टॉपिक आता है तो प्रूफ भी करना पड़ता है। आपको याद है हमने आपको चैप्टर नंबर 5 में, आप लेक्चर नंबर 2 या 3 देखना वीडियोस, चैप्टर 5 की वीडियो देखना लॉज ऑफ मोशन की, वहां मैंने पढ़ाया था कि जो k होता है वो स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है जिसकी वैल्यू गिवन होती है। तो बात समझ लो कि ये पोटेंशियल एनर्जी तभी पाई जाएगी जब इलास्टिक या स्प्रिंग कोई भी चीज है अगर उसमें इलोंगेशन आ जाए या कंप्रेशन आ जाए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाई जाएगी। ये तभी पाई जाती है स्प्रिंग या इलास्टिक के पास जब उस स्प्रिंग या इलास्टिक के पास इलोंगेशन, यानी या तो वो खींची रहे या दबी रहे, उस कंडीशन में, उस हालात में, उस स्थिति में ये एनर्जी पाई जाती है। इसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला इज हाफ kx²। तो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, हाइट के कारण mgh, हाइट के कारण mgh, हाइट के कारण mgh। और स्प्रिंग अगर खींची हुई है या दबी हुई है, इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है, तब बेटा ये एनर्जी पाई जाएगी हाफ kx²। अब लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये तो सर पहली बार हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पिछली एनर्जी तो हमने पढ़ रखा था, सर थोड़ा सा प्रूफ भी कराओ, क्योंकि इसके प्रूफ को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में आता है ये। तो मैं अब इसका प्रूफ कराने जा रहा हूं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपको याद है या नहीं याद है? मुझे तो याद है, मुझे कुछ नहीं भूलता हूं, मैं सब बात याद रखता हूं। ये एनर्जी को देखो, मैं फॉर्मूला अभी मैं लाने वाला हूं 2 मिनट के अंदर। ध्यान से देखते रहना बेटा। इसको पहले यहां से हटाते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 5, तो मैंने उस समय पढ़ाया था कि जब कोई भी स्प्रिंग या रबर के में इलोंगेशन आ जाता है या कंप्रेशन आ जाता है, तो बेटा जिधर इलोंगेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आप याद करो ये कौन सा फोर्स था, आप भूल गए, मैं नहीं भूला हूं। इसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। मैं नीचे लिख दूंगा, यह जगह नहीं है, ठीक है। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई भी स्प्रिंग में, इलास्टिक में, रबर में इलोंगेशन आ जाए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जो उसको वापस अपनी जगह पे पहुंचा देता है। या कंप्रेशन इधर आएगा तो इधर आएगा। यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन हो या कोई भी कंप्रेशन हो बेटा, तो उस स्प्रिंग में, उस इलास्टिक में जिस डायरेक्शन में इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो राइट साइड इलोंगेशन हुआ तो इधर उल्टी तरफ एक फोर्स काम करेगा जो कि वापस उसको अपनी जगह पे लाता है। इधर कंप्रेस करोगे तो वापस अपनी जगह पे लाएगा। इस फोर्स को हमने कहा था, याद कीजिए, दिस फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स। आप शायद भूल रहे हो। और इस फोर्स का हमने आपको फॉर्मूला भी पढ़ाया था उस समय। मुझे तो याद है, आपको याद नहीं रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको याद होगा, मुझे पता है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और इस फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था -k×x। याद आ गया होगा अब आपको। आप नहीं याद आ रहा है तो जरा चैप्टर 5 की वो वीडियो देखना, इसमें टाइप ऑफ फोर्स लिखा हुआ है। प्लेलिस्ट मैंने YouTube पे दे रखा है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा लिंक। तो मैंने पढ़ाया था कि एक फोर्स काम करता है जब हम स्प्रिंग को या किसी इलास्टिक को इलोंगेट करके या कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, तब ये एक फोर्स आता है जो उसको वापस अपनी जगह पे लाता है, ठीक है।
हमें तो पढ़ना है फोर्स के बारे में नहीं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एक बात बताओ, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जब हम डिराइव करेंगे तो इसको याद है एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ाया था कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला तो ठीक है, याद कर रखा है, लेकिन जब प्रूफ की बारी आएगी तो एनर्जी का प्रूफ कैसे होगा, एनर्जी का डेरिवेशन कैसे होगा, तो वो तो वर्क डन के ही थ्रू होगा। क्यों वर्क डन के थ्रू होगा भाई, क्या पंगा है? इसलिए क्योंकि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, इसलिए इसका प्रूफ वर्क डन के ही थ्रू होगा और किसी के थ्रू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन के थ्रू होगा। तो क्या कहा गया कि ये कैसा वर्क डन होता है? ये बेटा वर्क डन होता है, कैसा वर्क डन? कैसा वर्क डन जो अगेंस्ट होता है। किसके अगेंस्ट होता है? किसके अगेंस्ट होता है? जो वर्क डन होता है अगेंस्ट किसके? या तो स्प्रिंग फोर्स के या किसके? इलास्टिक फोर्स के। क्या करने के लिए? जो स्प्रिंग को खींचने में करना पड़ा, इलोंगेट करने में करना पड़ा, या क्या करने के लिए करना पड़ा? कंप्रेस करने के लिए करना पड़ा, है कि नहीं? जब आप स्प्रिंग को खींचते हो या प्रेस करते हो तो जो फोर्स लगता है जो वो तो वापस लाने की, आप खींचते जा रहे हो, ये फोर्स वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो जो खींचने में या प्रेस करने में जो वर्क करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो इस फोर्स के अगेंस्ट ही तो करना पड़ेगा। तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी को बेटा कभी भी हम डिराइव करेंगे 11वीं से 12वीं तक, उसको वर्क डन के ही थ्रू करेंगे। तो क्या कहा गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? जब डेरिवेशन की बारी आएगी तो वर्क डन के थ्रू आएगा। कैसा वर्क डन? जो हमें करना पड़ता है। क्या करने के लिए? इस स्प्रिंग या इलास्टिक को खींचने के लिए या प्रेस करने के लिए अगेंस्ट दिस फोर्स, क्योंकि ये तो वापस लाता है इलोंगेशन उधर, तो ये तो वापस खींचने के चक्कर में है, ये तो ओरिजिनल पोजीशन में लाता है, तो अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो जो भी हम वर्क करेंगे वही वर्क एनर्जी निकल जाएगी, क्योंकि एनर्जी वर्क के थ्रू ही निकलता है। अब बताइए, अब आप यहां पे देखिए कि यहां पे जो फोर्स है इस टॉपिक में, पहली बात तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx, और दूसरी बात ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये फोर्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x वेरिएबल है। आप देखो ना, x कांस्टेंट थोड़ी है, x क्या है? वेरिएबल है ना। x क्या है? इलोंगेशन और कंप्रेशन, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, वो तो बढ़ भी सकता है और अंदर मतलब चेंज भी हो सकता है। एक्स तो फिक्स है नहीं, तो फोर्स भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब पहले जब वर्क डन निकालेंगे किसी फोर्स के थ्रू या फोर्स के अगेंस्ट, तो पहले ये चेक करेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्योंकि वर्क डन के कई फॉर्मूले हैं, तो पता चला फोर्स तो वेरिएबल है क्योंकि एक्स वेरिएबल है। अब जब वेरिएबल फोर्स होता है वर्क डन कैसे निकालते हैं? याद करो, फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, जो भी डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई जो भी है उसके रिस्पेक्ट में। याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला पहले लेक्चर में मैंने बताया था। और आगे लगाएंगे माइनस। फिर बोलोगे सर आगे माइनस क्यों लगाया? ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है, बाय द फोर्स नहीं है, अगेंस्ट द फोर्स है। फोर्स इधर लग रहा है, इलोंगेशन उधर होगा तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कंप्रेशन इधर होगा तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स हेल्प नहीं करेगा, अपोज करेगा, इसलिए यहां वर्क डन बाय द फोर्स नहीं है, अगेंस्ट द फोर्स है, इसलिए आगे माइनस लगा है। और इंटीग्रेशन से क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। बस हो गया। अब क्या करो, फोर्स की वैल्यू -kx इंटू dx, फिनिश। -kx इंटू dx हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। माइनस माइनस हो गया प्लस। बस वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और x की वैल्यू भी प्रूफ दो। जब लिमिट आ गई तो 0 से कहां तक? x तक। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इलोंगेट या कंप्रेस करोगे तो शुरुआत तो 0 से ही करोगे, x तक पहुंचा दोगे, या 0 से करके x तक पहुंचा दोगे। हो गया। अब आती है बारी इंटीग्रेशन की। तो कई बार इंटीग्रेशन आया है, बार बार कितना बताऊं? किसका इंटीग्रेशन है? x का। तो जब x का इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर देखो, क्या x का पावर है? 1। तो मैंने क्या कहा था? इंटीग्रेशन में जो भी एक पावर है वो एक बढ़ जाता है, उतनी पावर से डिवाइड हो जाता है फ्रॉम 0 to x। अब जब इतना आ गया है तो अब हम आगे देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू में आते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू k। अब आप रखो वैल्यू को x के जगह पे, पहले x फाइनल के जगह पे x फाइनल है, तो क्या आ गया? x²/2। फिर बीच में लगा देते हैं माइनस। अब जहां x है वहां रख दो 0। अब आ गया वर्क डन ½ kx²। यही वर्क डन करना पड़ता है, क्या करने के लिए बेटा?
स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए या स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। जब आप किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो या किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो या कंप्रेस करते हो तो जो वर्क करना पड़ता है वो इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो वापस लाने की कोशिश करता है, तो अगेंस्ट वर्क डन निकालेंगे। फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, माइनस लगाएंगे, फोर्स की वैल्यू रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, के बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, पावर याद है एक बढ़ जाता है, वैल्यूज को रखा, वर्क डन आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था, ये जो वर्क डन आएगा यही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे अगले पल में, सो जो वर्क डन आया उसको स्प्रिंग को इलोंगेट या इलास्टिक को इलोंगेट या कंप्रेस करने में यही बन गया आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। यस, इसी वर्क डन को हम उस पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी कहते हैं। तो एक बात तो ब्रेन में रख लो, कभी भी वर्क डन, कभी भी किसी भी एनर्जी को डिराइव करेंगे, कभी भी किसी एनर्जी को डिराइव करेंगे तो वो वर्क डन के ही थ्रू करेंगे, वो वर्क डन के ही थ्रू करेंगे, वर्क डन के ही थ्रू होता है, वर्क डन के ही थ्रू होता है। चाहे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा, फोर्स कांस्टेंट है उस टॉपिक में या वेरिएबल है, बट एनर्जी का डेरिवेशन वर्क डन के थ्रू ही होगा। तो इस तरह दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दी मैंने। एक पढ़ा दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट के कारण आती है, हाइट है तो है वरना नहीं है, और दूसरी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि तभी आती है जब किसी स्प्रिंग या इलास्टिक के पास इलोंगेशन होता है या कंप्रेशन होता है। फॉर्मूला इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हियर फॉर्मूला इज mgh, हाइट के कारण और स्प्रिंग में इलोंगेशन और कंप्रेशन के कारण। तो बेटा अब जब आपने दोनों तरह की पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ लिया तो हम इस पे क्वेश्चंस आपको तभी करा पाएंगे जब एक टॉपिक और पढ़ा देंगे, वरना आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। वो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, और अगली वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। टॉपिक इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, किसे हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो आप जानते हो 9 से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता कि एनर्जी खत्म हो गई अब नहीं आएगी वापस, नहीं, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं चलने लगा, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी का फॉर्म बदलता है, एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी बनती नहीं है। एनर्जी अगर आ रही है तो किसी फॉर्म से कन्वर्ट होकर आ रही है, वो पहले किसी और फॉर्म में थी, अब वो आ रही है दूसरे फॉर्म में। तो एनर्जी नादर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नादर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बोलोगे सर इसको प्रूफ करो, सर इस बात को प्रूफ करो कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो प्रूफ करने के लिए क्या किया गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराया गया, ड्रॉप किया गया, तो यू क्या हो गया 0, और रास्ते में सबसे पहले जिस पॉइंट को लिया इसका नाम ए रखा, बीच में एक और पॉइंट लिया इसका नाम बी रखा, और एंड वाला पॉइंट का नाम सी रखा। एक ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से गिराते हैं, और इस हाइट को हमने h ले लिया, h, ध्यान रखिएगा, इस हाइट को हमने h ले लिया, और यहां तक की जो हाइट है, यहां तक की हाइट, इसको हमने, ध्यान से सुनना, x ले लिया। तो यहां से जो यहां तक की हाइट बची, यहां से यहां तक की हाइट, ये फिर क्या बच जाएगी, सोचो आप, h माइनस एक्स। क्या कर दिया मैंने बेटा, हमने ये माना कि एक बॉडी जिसका मास m है उसको हम h हाइट ले जाकर ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, चल तू जा भाई जा, और रास्ते में एक पॉइंट b लिया और लास्ट में एक पॉइंट c लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x माना, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक की डिस्टेंस h में से x खत्म हो गया, h माइनस एक्स। अब क्या किया हमने, अब हमने जब ये a आ रहा था तो यहां पे तो 0 है, और यहां पे वेलोसिटी को v डैश मान लिया, और यहां पर की वेलोसिटी को v मान लिया, क्योंकि वेलोसिटी तो फिक्स होगी नहीं, ग्रेविटी के कारण बढ़ती जाएगी, तो यहां v डैश और यहां v।
अब सबसे पहले हम v डैश निकालने की कोशिश करेंगे और v, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, कंसीडर मोशन बिटवीन, सबसे पहले मोशन आप a और b के बीच देखो, बिटवीन a एंड b। चलो a और b के बीच मूवमेंट देखते हैं। आपको मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था फॉर्मूला, कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है तो फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2g, और जो भी हाइट गिरी है a से b में कितना बॉडी नीचे आई है x। आप याद कीजिए थर्ड चैप्टर, ऊपर से कोई बॉडी गिरती है नीचे आती है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, आप भूल गए फॉर्मूला, भूल गए लगता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हुआ करता था u स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh, u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल, तो यहां फाइनल v डैश है ना, और h का मतलब वो हाइट जो बॉडी ने ट्रेवल किया, क्या हाइट ट्रेवल किया x, u तो 0 है तो v डैश स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2gx। बस इसको निकाल के यहां पे छोड़ दो, v डैश को, v डैश स्क्वायर भी छोड़ दो, जरूरत नहीं है। अब जब इतना हो गया तो अब मोशन देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ो। अब आप मोशन कंसीडर करो, कंसीडर मोशन, अभी आपने किसके बीच कंसीडर किया था बेटा, ए और बी के बीच, अब मोशन कंसीडर करो ए और सी के बीच, बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच बताओ, ए एंड सी के बीच वही फॉर्मूला लगाओ जो हमने बताया था, वो वाला फॉर्मूला जो मोशन में लगता है, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब तो पूरी हाइट डिस्टेंस ट्रेवल हुई ना बेटा, u स्क्वायर v स्क्वायर और 2gh, u स्क्वायर 0, क्या आ गया, u स्क्वायर तो 0 हो गया ना, u स्क्वायर 0 होकर क्या आया बोलो 2gh, इस मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोलो बेटा 2gh। बस यानी हमने क्या कर दिया, एक तो यहां पर की v डैश निकाला और एक v निकाला, स्क्वायर रहने देना, स्क्वायर में ही काम आ जाएगा। a टू b मूवमेंट देखा, डिस्टेंस ट्रेवल देखा, फॉर्मूला लगाया v डैश का स्क्वायर, फिर कहां से कहां तक का मूवमेंट देखा बेटा, a से c का देखा, फॉर्मूला लगाया और v स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चे। अब यहां ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अच्छे से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अब आप एनर्जी में आ जाओ। सबसे पहले एट ए, अब आप ही बताओ, अब आप पे छोड़ दिया है मैंने, ए पॉइंट पे जब बॉडी है तो उसके पास सिर्फ हाइट है, वेलोसिटी नहीं है। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। ए पॉइंट पे क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि हाइट है। अब बताओ ए पॉइंट पे क्या हाइट है h, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। बस अब ए पॉइंट पे TE का मतलब टोटल एनर्जी निकालो ए पॉइंट पे, तो क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ गया बताओ mgh। यस, ये टोटल एनर्जी कहां पे आ गई, ए पॉइंट पे। इक्वेशन नंबर 1, ए पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं थी, रिलीज ड्रॉप, यू नहीं, फिनिश, नो काइनेटिक एनर्जी। हाइट है ग्राउंड से कितनी h, पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, टोटल एनर्जी भी mgh, दोनों को ऐड करोगे mgh, टोटल एनर्जी आ गया। अब ए पॉइंट के बाद अब हम आते हैं पॉइंट कहां, बी पे। आराम से देखो, अब जब आप बी पे पहुंचते हो, बी पे दिमाग लगाओ, तो बी पे वेलोसिटी भी है और जमीन से हाइट भी है। एक बात ध्यान रखना, जब पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो ग्राउंड से हाइट लेते हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो ग्राउंड से हाइट लेंगे, और इन सब फॉर्मूले में कौन सी हाइट लेते हैं, जो बॉडी ट्रेवल करती है, जो बॉडी ट्रेवल करती है वो हाइट लिया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, इस फॉर्मूले में ये सब हाइट कौन सी होती है, जो बॉडी जहां से जहां आप मोशन देख रहे हो उसके बीच जो ट्रेवल की है। बट पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी हाइट ली जाती है, ग्राउंड से ली जाती है। तो बी पे वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, ध्यान से सुनो बेटा, हाफ m v डैश का स्क्वायर। क्यों v डैश का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी v डैश है यहां पर, और v डैश का स्क्वायर आप निकाल चुके हैं 2 मिनट पहले 2gx, तो जहां पे v डैश का स्क्वायर है वहां पे रख दो 2gx, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया mgx। ठीक है, अब यहां पे निकालो पोटेंशियल एनर्जी।
आराम से। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट की हाइट, अब पोटेंशियल एनर्जी में तो हाइट लिखी जाएगी जमीन से, ग्राउंड से। कितनी हाइट पे है ये? कितनी हाइट पे है बी पॉइंट? h माइनस एक्स। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई? mg h माइनस एक्स हो गया। अब बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालो। कैसे निकालोगे बेटा? दोनों एनर्जी को जोड़ दो। काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है काइनेटिक एनर्जी? देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? ध्यान से देखो, mgh माइनस mgx। कैसे? ये था ना पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस mgx माइनस mgx क्या हो गया? कैंसिल। कितना एनर्जी आ गया बी पॉइंट पे? mgh। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी बी पर भी हमने टोटल एनर्जी निकाल दिया। आप देख रहे हो ए पर भी टोटल एनर्जी वही आया और बी पर भी वही आया। ए पर सिर्फ पोटेंशियल के फॉर्म में था, बी पे दोनों के फॉर्म में था, लेकिन इकट्ठा किया तो उतना ही आया। एक पॉइंट और चेक कर लेते हैं। अब हम आते हैं एट पॉइंट सी। बस खत्म हो रहा है, सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे आओगे तो सी पॉइंट पे जब बॉडी पहुंच जाएगी तो हाइट खत्म, हाइट है ही नहीं अब। तो सी पॉइंट पे सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो गया कि पहली बात तो सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी अब नहीं होगी, हाइट नहीं है। रही बात वी तो है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। और आप देखो ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर, पहले मैंने वी स्क्वायर निकाल के रखा है अलग, 2gh 2gh 2 से 2 कट गया, कितनी एनर्जी आ गई यहां पर बताओ? mgh। चलो अब आ जाओ टोटल एनर्जी। कैसे निकालोगे टोटल एनर्जी? दोनों को जोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, क्या आ गया? mgh आ गया बेटा। ये आ गई टोटल एनर्जी कहां पर? सी पे। यस। अब देखो, अब आप देखो, ध्यान से देखो, मुझे लगा दिख गया ए पर भी टोटल एनर्जी mgh, बी पर भी टोटल एनर्जी mgh, सी पर भी टोटल एनर्जी mgh। ये अलग बात था कि यहां पर काइनेटिक नहीं था, सिर्फ पोटेंशियल था, बट था mgh। ये अलग बात है, यहां पर वेलोसिटी होने के कारण काइनेटिक भी है और जमीन से हाइट होने के कारण यहां पर पोटेंशियल भी है, दोनों को लेकिन इकट्ठा किया फिर mgh। यहां पर हाइट नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, तो यहां पर पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ काइनेटिक है, बट यहां पर भी सिर्फ mgh। यानी एक चीज साबित हो गया, कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ए पे थी बॉडी की, वही टोटल एनर्जी बी पर है बॉडी की, वही टोटल एनर्जी सी पर है बॉडी की। एनर्जी का रूप बदला, बट टोटल एनर्जी जितना ए पे आया उतना ही बी पे आया, उतना ही सी पे आया। ए पर जो एनर्जी थी सिर्फ पोटेंशियल के फॉर्म में थी, बी पे एनर्जी वेलोसिटी और हाइट तो दोनों के फॉर्म में थी, सी पर सिर्फ काइनेटिक के फॉर्म थी, सिर्फ पोटेंशियल फॉर्म, सिर्फ काइनेटिक फॉर्म, दोनों फॉर्म यहां पे सिर्फ पोटेंशियल फॉर्म, यहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों फॉर्म, यहां पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फॉर्म, लेकिन टोटल एनर्जी एक ही वैल्यू के साथ आई। इससे यह साबित हुआ कि एनर्जी ने अपना फॉर्म बदला, हर जगह अलग अलग फॉर्म दिखाया, अलग अलग रूप में आए, बट टोटल एनर्जी वही की वही रही। इट शोज दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व तभी होता है जब कोई अपोजिंग फोर्स काम ना करे, बॉडी के मोशन को कोई रोकने की कोशिश ना करे। ये ध्यान रखना, ये बहुत कम लोग बताते हैं। मैं बता रहा हूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बताते होंगे, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा ये तभी होता है, मान लो ये बॉडी गिर रही है और एयर रेजिस्टेंस फोर्स काम करने लगे, तब एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सब चीज ध्यान रखना है, मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन वहां प्रिंसिपल हम नहीं लगा सकते, वहां पे किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे हम, है ना, और कोई कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा तो और भी एनर्जी का फॉर्म आएगा और वो हमें नहीं पता होता है। बट हम ये जो डायरेक्ट लगाते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच कंजर्वेशन, वो नहीं लगा सकते। तो अगर प्रूफ करने आए कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाइट के कारण स्प्रिंग में आती है वो, और एनर्जी कंजर्वेशन पूरा पढ़ा दिया। अगली एक क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कॉलिजन। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप वीडियो देखो, पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, यही हमारी फीस है और सबसे बड़ी फीस है आप अच्छा रिजल्ट करो।
और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझसे शेयर करो, कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा। मुझे मैसेज करना, यूट्यूब पे कमेंट करना, बताना सर ये टॉपिक एक बार और रिपीट कर दो इसमें, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में ही वो बताऊँगा। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।